हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं जेएम सिंह का एक बहुत ही पॉपुलर प्ले राइडर्स टू द सी। आईपीयू यूनिवर्सिटी और बहुत सी और यूनिवर्सिटीज के सिलेबस का पार्ट है ये और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके बहुत ही काम आएगा। आईपीयू के लिए दिस इज पार्ट ऑफ सेमेस्टर 1 ब्रिटिश ड्रामा। आईपीयू का सिलेबस देखते रहने के लिए आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जेएम सिंह का लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा नहीं रहा 1871 टू 1909, बट स्टिल ही वॉज अ लीडिंग फिगर और आयरिश लिटरेरी रिवाइवल और रेनेसांस में उनका थोड़ा क्रेडिट है अलॉन्ग विद डब्ल्यू बी यीट्स। डब्ल्यू बी यीट्स वॉज द फिगर जिसने उन्हें लिखने के लिए प्रवोक किया, इंस्पायर किया। और एरन आइलैंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम आइलैंड्स, वहाँ की कंडीशन और वहाँ के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है जेएम सिंह ने। तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड राइटर रहे हैं जेएम सिंह और कंसिडर टू बी अ सेलिब्रेटेड राइटर ऑफ आयरलैंड। ये उनके कुछ वर्क्स हैं। शेडो ऑफ द ग्लेन, राइडर्स टू द सी जो हम आज कवर करने वाले हैं, द वेल ऑफ द सेंट्स, एरन आइलैंड्स, प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में ऑलरेडी रिसेंटली कवर करवा चुकी हूँ। तो जेएम सिंह आपके काफी काम आएंगे फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड फॉर योर रिस्पेक्टिव सब्जेक्टिव एग्जाम्स। छोटा सा एक प्ले है, वन एक्ट प्ले है। किस तरीके से ही हाईलाइट्स द प्रोफाउंड कनेक्शन बिटवीन द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एरन आइलैंड एंड सी। समुद्र के और आइलैंड पर रहने वाले लोगों के बीच में क्या कनेक्शन है, दैट इज शोन। और प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर हम कह सकते हैं मौर्य, जो कि एक एल्डरली विमेन है। अपनी फैमिली को उन्होंने खोया है, सी में उनकी फैमिली कैसे खो चुकी है, कैसे जा चुकी है, दैट इज व्हाट वी विल अंडरस्टैंड। ग्रीफ, फेट, इनएविटेबिलिटी ऑफ नेचर्स पावर, हम नेचुरलिज्म से कनेक्टेड प्ले भी कह सकते हैं इसको। कैरेक्टर्स में एक तो है मौर्य, जो कि काफी ग्रीफ स्ट्रिकन एक विडो हैं। शी इज द मदर ऑफ 8 चिल्ड्रन, कैथलीन, नोरा, बार्टली, शॉन, शेमस, स्टेफन, पैच एंड माइकल। कैथलीन एल्डर डॉटर हैं और नोरा यंगर डॉटर हैं और दोनों ही डॉटर्स काफी केयरिंग है, अपनी मदर को दुख से, तकलीफ से, परेशानियों से बचाने की कोशिश करती हैं। बार्टली मौर्य के यंगेस्ट सन हैं, ओनली लिविंग सन हु आल्सो डाइज बाय द एंड ऑफ द प्ले। फैमिली के डिसीज्ड मेंबर्स देख लीजिए, एक तो मौर्य के हस्बैंड और उनके बाकी सन्स, शॉन, शीमस, स्टीफन, पैच एंड माइकल। कैरेक्टर्स देखते हैं कुछ और। एक प्रीस्ट हैं जिनके बारे में बात की जाती है बाय कैथलीन एंड नोरा, बट ही इज नॉट शोन ऑन द स्टेज। कुछ नेबर्स एंड फ्रेंड्स हैं बार्टली के नेबर्स में, इएमॉन, सिमोन, स्टीफन, फिटी, कॉलम, शॉन, ये सभी नाम आते हैं। हमारे प्ले की शुरुआत होती है एक किचन में इन एरन आइलैंड, जो कि वेस्ट ऑफ आयरलैंड में लोकेटेड है। प्ले ओपन्स विद कैथलीन, जो कि एक यंग वुमेन है अबाउट 20। शी इज बिजी विद नॉर्मल डेली हाउस होल्ड चोर्स, और उनकी यंगर सिस्टर नोरा, जो कि एंटर होती हैं एक क्लोथ बंडल के साथ और रिवील करती हैं कि उनकी जो एल्डरली मदर है मौर्य इज रेस्टिंग इन अनदर रूम। तो हमें दो तीन फैक्ट्स पता चलते हैं कि ये दो सिस्टर्स हैं और इनकी एक मदर है मौर्य, जो कि साथ वाले कमरे में रेस्ट कर रही हैं। बंडल में क्या है? द बंडल कंटेन्स क्लोथिंग दैट मे बिलोंग टू देयर ब्रदर माइकल, हु हैज नॉट रिटर्न फ्रॉम हिज वॉयज एट सी। ये सी ऐसा है कि सभी फैमिलीज के मेल्स जो कि फिशिंग के लिए या किसी और एक्टिविटी के लिए सी में जाते हैं, उनको खा जाता है। Concerned about a brewing storm, the sisters worry for their last surviving brother Bartley, who plans to go out on the water that day. लेकिन कुछ ऐसा है कि सभी सी की तरफ अट्रैक्टेड हैं, सभी सी की तरफ ही जाना चाहते हैं, क्योंकि शायद ब्रेड एंड बटर का कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अब माइकल की भी डेथ हो चुकी है रिसेंटली, सपोज्ड डेथ, और वो कहते हैं कि अब बार्टली द यंगर ब्रदर, सिर्फ एक इकलौता मेल जो फैमिली में बचा है, वो भी कह रहा है कि मैं वाटर की तरफ जाऊंगा, सी की तरफ जाऊंगा।
कैथलीन बंडल को एकदम से हाइड कर देती है। मौर्य आती है और कहती है कि बाटली कहाँ पर है। शी इंसिस्ट दैट ही शुड नॉट गो टू सी ड्यू टू इम्पेंडिंग स्टॉर्म। However, Bartley आते हैं preparing for his voyage and despite his mother's desperate attempts to dissuade him, he remains resolute. मैं तो जाऊंगा। As the only man left in the family, Bartley instructs Kathleen on additional chores, emphasizing the burden of their brother Michael's absence. तो सिर्फ बाटली ही बचे हैं और उन्हें पता है कहीं ना कहीं कि सिर्फ मैं ही बचा हूँ और वो कैथलीन को अब कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उनके ब्रदर की भी एब्सेंस चल रही है फैमिली में। रिसेंटली उनके ब्रदर माइकल मिसिंग है तो उसकी भी ट्रबल चल रही है, बट स्टिल बाटली वांट्स टू गो टू द सी। जब बाटली चले जाते हैं तो मौर्य काफी दुखी होती हैं। कैथलीन उनको डांटती हैं कि इतनी पेसिमिस्टिक क्यों हो आप, और सडनली रियलाइज करती हैं कि दे फॉरगॉट टू गिव एनी ब्रेड टू बाटली, और मौर्य को अर्ज करती हैं कि जल्दी से उन्हें देखिए, रोकिए जाकर ताकि वो कुछ खाने के लिए ले जाएं। मौर्य जाती है अपने बेटे के पीछे। इन द मीन वाइल कैथलीन और नोरा कॉशियसली वो बंडल खोलती हैं और उन्हें कंफर्म हो जाता है कि दैट क्लोथिंग एक्चुअली बिलोंग टू माइकल। दे मोर्न हिज लोनली डेथ एट सी। मौर्य जब वापस आती हैं शी इज वेरी साइलेंट, वेरी फ्राइटन्ड, स्टिल क्लचिंग द ब्रेड। एक सिंबोलिज्म की वो ब्रेड भी पहुंचा नहीं पाई। Unable to answer her daughter's questions about Bartley, Moria finally reveals that she has seen a vision of Michael's ghost riding behind him. तो कहीं ना कहीं मौर्य को एक हिंट है कि माइकल इज ऑल्सो डेड। दिस omen fills Kathleen with dread and she begins to keen alongside her mother, lamenting the fate that awaits Bartley. तो कैथलीन को ऐसा लगता है कि बाटली का भी शायद वही फेट होने वाला है जो हमारे बाकी भाइयों का और हमारे पापा का हुआ है। द सी विल ईट इवन द लास्ट सर्वाइविंग मेल ऑफ आवर फैमिली। मौर्य रिफ्लेक्ट करती है उस सौरों की तरफ जो सौरों उनके दिल दिमाग में है, लूजिंग ऑल द मेन इन हर लाइफ। टेंशन और ज्यादा बढ़ जाती है जब सिस्टर्स कुछ शोर सुनती हैं फ्रॉम द शोर लाइन, फ्रॉम द बीच। Morning women begin to enter the cottage and Kathleen wonders if they have found Michael. When one of women confirms, no, not Michael, it is Bartley who has died, thrown into the sea by his horse. The weight of despair deepens. तो एक ट्रांस लाइक एक बेहोशी की सिचुएशन हो जाती है मौर्य के लिए। मौर्य स्प्रिंकल्स होली वाटर एंड प्रेज ओवर बाटलीज बॉडी। उसी बेहोशी की सिचुएशन में मौर्य होली वाटर स्प्रिंकल करती हैं बाटली की बॉडी पर, सिग्नलिंग हर एक्सेप्टेंस ऑफ द लॉस एंड इम्प्लाइंग दैट शी टू मे सून फॉलो हिम इनटू डेथ नाउ दैट ऑल द मेन इन हर लाइफ आर गॉन। तो सभी मेल्स इस फैमिली के जा चुके हैं। मौर्य एक हिंट देती हैं अपने डायलॉग से कि शी इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू सर्वाइव मोर। फेटलिज्म यानी कि एवरीथिंग इज प्री डिफाइंड, ये सेंट्रल थीम है राइडर्स टू द सी का। कैरेक्टर्स एक के बाद एक डेथ के साथ एसोसिएटेड होते चले जाते हैं क्योंकि वो सी ही है जो उनके लिए लाइवलीहुड है और किसी चीज ने उन्हें कोई ब्रेड एंड बटर प्रोवाइड नहीं करना है। तो उनकी किस्मत में ही लिखा है अपने ब्रेड एंड बटर के लिए, फिशिंग के लिए सी में जाना और अपनी लाइफ खो देना। कभी ना कभी किसी ना किसी की लाइफ जरूर चली जाएगी। काफी सारी इमेजरीज भी हैं। इमेजरी ऑफ डेथ में कॉफिन दिखाया गया है, मॉर्निंग रिचुअल्स दिखाई गई है। तो डीप रूटेड कल्चर जो एरन आइलैंड के लोगों का रहता था वो इसी तरीके का रहता था कि फैमिलीज में कोई ना कोई डेथ सच में होती रहती थी। उसी को थोड़े से एग्जैजरेटेड वे में हमारे राइटर जेएम सिंह जी ने दिखाया है कि लाइफ किस तरीके से इनएविटेबल है, लॉस होने ही होने हैं। सभी कैरेक्टर्स की आइडेंटिटीज और एक्शंस इस तरीके से दिखाए गए हैं कि दे आर हैबिचुअल ऑफ facing that sorrow and that indifference of nature. क्वेश्चन आ सकता है किस तरीके के सिंबल्स और इमेजरी यूज की गई है। तो द सी रिप्रेजेंट, सबसे पहला सिंबोलिज्म तो सी ही है जो लाइफ और डेथ दोनों को रिप्रेजेंट करता है और हमारे राइटर ने उस सी की डेंजरस साइड हमें दिखाई है।
बीच बीच में कॉफिन्स और एक्ट ऑफ कीनिंग यानी कि लिमेंटेशन अबाउट डेथ, वो भी हमें कंटिन्यूसली रिमाइंड करवाता रहता है कि किसी ना किसी की डेथ होती जा रही है प्ले में. क्लोथ्स ऑफ डेड फैमिली मेंबर्स मेक देयर एब्सेंस रियल. और जिस तरीके से बंडल ऑफ क्लोथ्स दिखाया गया माइकल का, वो भी दिखाता है कि किस तरीके से एब्सेंस फील की जा रही है बाय द फैमिली. मौर्या को जिस तरीके से माइकल के गोस्ट का फील आता है, वो भी अपने आप में एक सिंबोलिज्म है कि दे आर कंटिन्यूसली लिविंग बिटवीन लिविंग एंड डेड. डेथ किस तरीके से उनकी लाइफ को अफेक्ट कर रही है, एक तरीके की फोर शेडोइंग भी हमें दिखाई गई मौर्या के डायलॉग्स में व्हेन शी सेज कि आई एम आल्सो अबाउट टू गो. All these elements help the play to explore the theme of fate and human weakness. Again, I'll say कि be the part of this Telegram channel और आपको कुछ ना कुछ अपडेट मिलती रहेगी regarding IPU syllabus. Good luck to all of you for your upcoming examination.